हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रीवियस सेशंस में हमने बात करी थी रेजिस्टर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टर्स के बारे में। अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जहाँ पे हमें पढ़ना होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। भाई इतने दिनों से हम अपने चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हीट वर्ड तो कभी आया ही नहीं हमारे चैप्टर में, है ना। चार्ज पढ़ लिया, वर्क डन पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, लेकिन ये हीट वर्ड तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, इस टॉपिक में आ गया है। ये हीट वर्ड आया कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी में? सबसे पहले तो ये समझते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो अप्लायंसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनसे जैसे ही करंट फ्लो होता है ना, हीट प्रोड्यूस होती है। अब ये हीट प्रोड्यूस होती हुई हमें दिखेगी नहीं, लेकिन हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? अपना फ़ोन लो, उसे चार्जिंग पे लगा दो, ठीक है। लैपटॉप लो, उसे चार्जिंग पे लगा दो। जब चार्जिंग काफ़ी देर की हो जाएगी, आधा एक घंटे बाद, उसे टच करके देखना, लैपटॉप को, फ़ोन को, लैपटॉप के अडॉप्टर को और जो फ़ोन है उसके चार्जर को। आपको फील होगा कि भाई लैपटॉप भी गर्म हो गया, फ़ोन भी गर्म हो गया, दोनों के चार्जर्स भी गर्म हो गए। ये जो गर्माहट आ रही है आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, अडॉप्टर में, चार्जर में, ये कहाँ से आ रही है? क्योंकि हीट प्रोड्यूस हुई है। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं उनमें जैसे ही करंट फ्लो होता है हीट प्रोड्यूस होती है। हमें हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखेगी नहीं, लेकिन हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। कैसे? टच करके देख लो। तो अगर आपका लैपटॉप गर्म हो रहा है, अगर आपका फ़ोन गर्म हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप कर क्या रहे हो? बेसिकली फ़ोन और लैपटॉप को आप चार्ज कर रहे थे, यानी कि आप उसमें करंट डाल रहे थे। जैसे ही करंट आया, थोड़ी देर बाद हीट प्रोड्यूस हो गई, इसीलिए वो आपको गर्म लगने लगे। ठीक, तो किस तरह से हीट प्रोडक्शन होता है ये हमने देख लिया। अब कुछ और भी बातें हैं जो हमारा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उसमें कवर करना है। तो आज के इस सेशन का टारगेट मैंने एक सेट कर दिया है कि आज इस सेशन में हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग समझना है। तो भाई जब टारगेट हो गया सेट, तो देरी किस बात की? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है। तो हीट तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हीट आती है, लेकिन एक सवाल है, ये जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है, क्या इस हीट को हम यूटिलाइज कर पाते हैं? आपका फ़ोन चार्ज हो रहा था, चार्जिंग के बाद में या चार्जिंग के दौरान ही वो गर्म हो गया, लैपटॉप भी गर्म हो गया, लेकिन ये जो गर्माहट आई है आपके लैपटॉप और आपके फ़ोन में, क्या इस गर्माहट को, इस हीट को आप यूटिलाइज कर पाए? कि आपने देखा कि मस्त जो है ना अपना लैपटॉप गर्म हो गया है, उसके ऊपर रख दिया आपने कुकर में उबाल दिए आपने आलू। नॉट पॉसिबल, है ना। ये तो हम करते ही नहीं हैं। या फ़ोन गर्म हो गया, फट से उसके ऊपर बना दिया क्या हमने रख के? ऑमलेट। ये भी नहीं करते हम। यानी कि फ़ोन और लैपटॉप में जब करंट पास हो रहा है, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस प्रोड्यूस्ड हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहते। पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जहां पे हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिनसे हमको हीट की ही ज़रूरत होती है। जैसे हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? याद करो, रेजिस्टिविटी के टॉपिक में हमने पढ़ा था। कौन कौन से भैया? 2 एग्जाम्पल ले लो। एक आप ले लो टोस्टर और एक आप ले लो इलेक्ट्रॉनिक आयन इस्त्री। अगर आपको अपनी ब्रेड को क्या करना है? टोस्ट करना है, आप उसे डालते हो टोस्टर में। तो टोस्टर आपकी ब्रेड के साथ करता क्या है? क्या वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देता है या उसको थोड़ी सी हीट देता है जिससे कि वो गर्म हो जाए, टोस्ट हो जाए? अगर आपने अपने कपड़ों को प्रेस करना है, तो आप जो कपड़ों को प्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक आयन यूज़ करोगे, तो वो इलेक्ट्रिक आयन कपड़ों के साथ करेगी क्या? उसको इलेक्ट्रिक शॉक देगी कपड़ों को या फिर हीट देगी? तो जाहिर है कपड़ों को भी हीट मिलने वाली है और ब्रेड को भी टोस्ट करना है तो उसे हीट ही मिलने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि इंटेंशनली क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? हीट में कन्वर्ट कर देते हैं।
ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो कि इंटेंशनली करंट को हीट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि भैया उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से हमें हीट की ही उम्मीद है, उनसे हमें हीट ही चाहिए है। पानी को गर्म करना है तो आप हीटर उसके अंदर डालते हो, कॉइल उसके अंदर डालते हो, तो वो कॉइल क्या करती है? करंट देती है पानी को या फिर हीट देती है पानी को? ऑब्वियस सी बात है, हीट ही देगी, तभी तो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये चीज आपको आई समझ में कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो कि इंटेंशनली करंट को क्या करते हैं? हीट में कन्वर्ट करते हैं और फिर यही हीट हम यूटिलाइज कर लेते हैं। वहीं हमारे फोन और लैपटॉप को देख लो, एसी को देख लो, ठीक है, रेफ्रिजरेटर को देख लो, उनमें भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उनसे हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और ना ही करना चाहते हैं, ना ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये हीट आ कहां से रही है? ये चीज हमें समझ में आ गई कि कंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर अगर करंट फ्लो हुआ तो हीट आ गई, लेकिन ये हीट आई कहां से? चलो देखते हैं, एक बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। जब काफी जोरों की ठंड पड़ती है तो हम क्या करते हैं? अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को, पाम्स को क्या करते हैं? रब करते हैं। रब करने से क्या होता है? हमारी हथेलियां गर्म हो जाती हैं। अब एक काम करो, अभी तक तो हम रब कर रहे थे, अब आप क्या करो? क्लैप करना शुरू कर दो। जैसे ही आप क्लैप करना शुरू करोगे, थोड़ी देर बाद आप रियलाइज करोगे कि आपकी हथेलियां क्या हो गई हैं? गर्म हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि आप अपने पाम्स को क्या कर रहे थे? रब कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? क्लैप कर रहे थे, तो एक गर्माहट आ गई आपके हाथों में। गर्माहट क्यों आई? क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो गई। अब क्या होता है? हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इनको भी क्लैपिंग करने का मन करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके पास हाथ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें तो पहले ही नहीं थी, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, तभी तो रैंडमली हर जगह जो है ना टकराते फिरते हैं सभी चीजों से। अब इनके पास हम बोल रहे हैं कि हाथ भी नहीं है, ना आंखें हैं ना हाथ हैं, अब ये क्लैपिंग कैसे करें? लेकिन ये है जिद्दी, इनको तो क्लैपिंग करना ही है। ये कैसे क्लैपिंग करेंगे? दूसरे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनके साथ जाकर के टकरा जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनका जो टकराने की जो प्रोसेस होती है, उनकी जो क्लैपिंग की जो प्रोसेस होती है ना, वो विग्रस हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम तो सिर्फ अपने हाथों को टकरा रहे थे, ये तो पूरे के पूरे जाकर ही टकरा जाते हैं। हमारे हाथों को जब हमने टकराया था तो हीट प्रोड्यूस हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेंगे? जब खुद से, मतलब बाकी के फ्री इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे या कंडक्टर के एटम्स के साथ जाके टकराएंगे या फॉरेन एटम्स के साथ जाके टकराएंगे तो हीट प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स की क्लैपिंग थोड़ी विग्रस हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास हाथ नहीं है ना, लेकिन क्लैपिंग तो करनी है, तो ये क्या करते हैं? खुद ही जाकर के टकरा जाएंगे और इसी टकराने के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये चीज आई आपको समझ में? चलो, अब क्या होता है हीट के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन। हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन्स जब टकराते हैं मतलब क्या होता है? कोलिजन होता है। और जब कोलिजन होता है तो क्या होता है? करंट का जो फ्लो है या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कॉम्प्लिकेट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हो रहा है ना कंडक्टर के एटम्स के साथ, फॉरेन एटम्स के साथ, या हम बोलते हैं कि बाकी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसके कारण क्या होता है? करंट का जो फ्लो है ना उसमें रुकावट आ जाती है। उस रुकावट को ही हम क्या बोलते थे? उस रुकावट को ही हम बोलते थे कोलिजन। और इन कोलिजन के कारण क्या हो जाता है भाई? रेजिस्टेंस हो जाता है। यानी कि अब जब हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर में फ्लो होंगे तो उनके रास्ते में आ जाएगी रुकावट। जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो उसके रास्ते में आ जाएगी क्या? रुकावट। ठीक है, अभी तक तो हमने यही सारी चीजें पढ़ी थी कि आखिर ये रेजिस्टेंस आता कहां से है? तो भाई हम जो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं। इन्हीं कोलिजन्स के कारण रुकावट आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, और जिसे हम क्या कहते हैं? रुकावटों को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हुए तो क्या होगा? रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, है ना। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन का ज्यादा हो गया तो करंट के फ्लो में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में और रुकावट आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ गया। रुकावट मतलब क्या? रेजिस्टेंस। तो
रुकावट बढ़ गई मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज हुए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। ये रिलेशन तो हमने पहले भी पढ़ रखा है। अभी 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 हमने आज नया रिलेशन क्या देखा है इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन का और हीट के बीच में, कि अगर हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है किसी भी कंडक्टर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, क्लैपिंग करते हैं, यानी कि कोलॉइड करते हैं, कोलिजन शो करते हैं। अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो भाई हीट भी तो बढ़ जाएगी। ये हीट आ कहाँ से रही थी, इलेक्ट्रॉन्स के टकराने से ही तो आ रही थी, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा टकराएंगे तो क्या होगा, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ गए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए मतलब क्या, हीट भी बढ़ जाएगी। तो हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं हीट और रेजिस्टेंस के बीच का, कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, आर के साथ। जितने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस प्लस उतनी ही ज्यादा हीट प्रोडक्शन। ठीक है, ये रिलेशन आया आपको समझ में। ये हुआ क्या, फर्स्ट रिलेशन। अब आ जाओ दूसरे रिलेशन पे। टोटल हमें 3 रिलेशन पढ़ने हैं, एक हो गया है। अब आप क्या करो, अपना फोन चार्ज करो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट की चार्जिंग के बाद जब आप अपना फोन या उसका चार्जर छू के देखोगे, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि हीट प्रोड्यूस हुई है ना। हो सकता है कि माइन्यूट टेम्परेचर बढ़ा हो, माइन्यूट हीट प्रोड्यूस हुई हो, लेकिन आपकी हथेलियों ने उसे फील नहीं किया हो। अब एक काम करो, अपने फोन को 2 घंटे चार्ज करके देखो। जब आप 2 घंटे की चार्जिंग के बाद अपने फोन को या उसके चार्जर को छुओगे तो आपको रियलाइज होगा कि भैया अब हुआ है हमारा फोन अच्छे तरीके से गर्म, और उसका चार्जर भी हो गया है गर्म। यानी कि जितनी देर तक आप क्या करोगे, करंट सप्लाई करोगे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को या फोन को, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। जितने टाइम तक आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया है अपनी डिवाइस को, उतनी ही हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। 5 मिनट के लिए फोन चार्ज किया था तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हुई, 2 घंटे के लिए फोन चार्ज किया तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई। यानी कि जो हमारी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, टाइम के साथ। जितने ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट दिया आपने डिवाइस को, उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई। 2 घंटे के लिए फोन चार्ज किया था तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, 5 मिनट के लिए फोन चार्ज किया तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हुई। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के साथ। ठीक है, एक रिलेशन हो गया टाइम का हीट का रेजिस्टेंस के साथ, दूसरा हो गया हीट का टाइम के साथ। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कंडक्टर है ना उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं। हमारे पास जो कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम बढ़ा देंगे। अब ये बताओ कंडक्टर के अंदर करंट कैसे फ्लो होता था, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे, है ना। जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते थे तभी हम बोलते थे क्या होता है, करंट भी फ्लो होता है। मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा दिए। जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा दिया इसका मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, फ्लो भी बढ़ गया। अगर फ्लो बढ़ गया तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बढ़ा दिए मैंने किसी कंडक्टर में। नंबर बढ़ाने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो था वो भी बढ़ जाएगा, और जहां फ्लो बढ़ा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रिक करंट भी जो है बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए हैं तो एक बात बताओ, नंबर ऑफ कोलिजन्स भी तो इंक्रीज हो जाएंगे ना। अगर आपने कंडक्टर में ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो भीड़ और ज्यादा हो जाएगी कंडक्टर में। भीड़ ज्यादा मतलब क्या, ट्रैफिक ज्यादा मतलब क्या, टकराने की पॉसिबिलिटीज और ज्यादा, नंबर ऑफ कोलिजन्स हो जाएंगे ज्यादा। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स हो गए ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी। तो अगर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाए हैं तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ गया, करंट बढ़ गया। करंट बढ़ गया मतलब क्या, करंट बढ़ गया मतलब ये कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो तीसरा रिलेशन क्या हो गया, तीसरा रिलेशन हो गया कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई के, सिर्फ आई नहीं, आई स्क्वायर। ठीक है, आई नहीं, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि भैया वैसे ही कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऊपर से हमने और इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो करंट, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा, करंट भी और ज्यादा फ्लो होने लगेगा। तो हीट की जो डिपेंडेंसी होती है ना करंट के ऊपर, वो बहुत ज्यादा होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो फ्लो उनका बढ़ गया, फ्लो बढ़ा तो मतलब क्या हुआ, करंट बढ़ गया।
और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो कंडक्टर के अंदर भीड़ ज्यादा हो गई, टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो गई, नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो गए, कोलिजन ज्यादा हो गए तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, क्योंकि हमें पता है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ कोलिजन्स के। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो गई, तो हीट यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके साथ, करंट के स्क्वायर के साथ। तो एक रिलेशन क्या आया, एक रिलेशन यहाँ पे ये निकल के आया कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के साथ, फिर इसके बाद में टाइम के साथ, फिर इसके बाद में करंट के स्क्वायर के साथ। भाई ये रिलेशन तो हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया है। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिलेशन को बहुत पहले क्या कर लिया था, ऑब्जर्व कर लिया था, और उस रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दे दिया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यानी कि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इस रिलेशन को ऑब्जर्व किया था वो कौन थे भाई, वो थे हमारे जूल्स भाई साहब, और उन्होंने इसको क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अब इसका एक डेरिवेशन भी होता है। डेरिवेशन में हमें क्या प्रूफ करना होता है कि H इज इक्वल्स टू R इंटू टी इंटू आई स्क्वायर। H इज इक्वल्स टू जो हीट प्रोड्यूस हुई है कंडक्टर में वो किसके बराबर होती है, उसके रेजिस्टेंस के बराबर मल्टीप्लाइड बाय टाइम के बराबर मल्टीप्लाइड बाय करंट के स्क्वायर के। ठीक है, और हमें इसका डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा आसान होता है डेरिवेशन, अभी मैं आपको सिखा देती हूँ। इसका डेरिवेशन बहुत आता है एग्जाम में, कंपलसरी होता है। देखो कैसे होता है इसका डेरिवेशन। देखो हमने क्या पढ़ा था कि एक कंडक्टर के अक्रॉस मैंने क्या किया है, एक पोटेंशियल सेट कर दिया। सपोज यहाँ पे किया है 10 वोल्ट का, यहाँ पे किया है 0 वोल्ट का, तो कंडक्टर के एक एंड की तरफ मैंने 10 वोल्ट का पोटेंशियल सेट किया, दूसरी तरफ कितना किया, 0 वोल्ट का। पोटेंशियल सेट कैसे होता है भाई, पोटेंशियल सेट तब होता है जब आप इसके अक्रॉस क्या लगा दो, एक बैटरी या एक सेल लगा दो। तो मेरे पास था एक कंडक्टर, उसके अक्रॉस मैंने एक सेल लगा दिया, इसके कारण क्या हुआ, बैटरी के एक एंड की तरफ एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल सेट हो गया और दूसरे एंड पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल सेट हो गया। ठीक, कंडक्टर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं। याद करो मैंने आपको बताया था कि जब चीजें हाई टू लो पोटेंशियल जाती हैं तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब चीजों को हमें लो टू हाई पोटेंशियल लेके आना पड़ता है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत को हमने क्या बोला था, वर्क नाम दिया था। यहां भी तो इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी कि यहां पे भी कोई ना कोई वर्क तो कर रहा है। क्या हम यहां पे वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई, हम थोड़ी खड़े हैं सर्किट में। सर्किट में कौन है, कंडक्टर है और बैटरी है। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स लो टू हाई पोटेंशियल जा रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को लो टू हाई पोटेंशियल में भेजने के लिए कोई मेहनत कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है। वर्क कौन करेगा, जो सर्किट में होगा। सर्किट में कौन है, तो हमारा बैटरी या हमारी सेल, यानी कि हमारी सेल या हमारी बैटरी क्या करती है, वर्क करती है कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लो से हाई पोटेंशियल भेजने के लिए। बैटरी क्या करेगी, वर्क करेगी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लो से हाई पोटेंशियल पे भेजने के लिए। ये चीज आई आपको समझ में। तो मेहनत किसने करी है भाई, मेहनत करी है हमारी प्यारी बैटरी ने या सेल ने। अब 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि वर्क डन किसके बराबर होता है भाई, वर्क डन बराबर होता है एनर्जी के, है ना। वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के। भाई ये जो आपका वर्क डन है ये हम तो पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा था हमने, पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या निकला था पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ये निकला था। एक काम करो, यहां से इसी फॉर्मूले से वर्क डन का फॉर्मूला निकालो। वर्क डन का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, V इंटू Q इज इक्वल टू W। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हुआ, W इज इक्वल टू V इंटू Q। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। वर्क डन हमने कितना निकाला, VQ निकाला, जो कि किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है।
यानी कि ये एनर्जी दे कौन रहा है, ये एनर्जी दे रही है बैटरी। भाई मैंने आपको क्या बोला था, कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस आपने क्या कर दिया, एक बैटरी फिक्स कर दी, ठीक है, और पोटेंशियल सेट कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को पता चला कंडक्टर के अंदर कि भैया पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं एक एंड पे, चलो चलते हैं उनकी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे। कहाँ भागे, लो टू हाई पोटेंशियल भागे। जब चीजें लो टू हाई पोटेंशियल भागती है तो मेहनत करनी पड़ती है। हम तो खड़े नहीं सर्किट के अंदर कि हमने जो है ना मेहनत कर दी। सर्किट के अंदर कौन है, एक कंडक्टर है, एक बैटरी है, तो भाई मेहनत कौन करेगा, बैटरी ही करेगी। बैटरी ने वर्क डन किया इलेक्ट्रॉन्स को लो टू हाई पोटेंशियल लाने में। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि ये जो हमारी बैटरी है ना, ये क्या कर रही है, ये सेल हमारा क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो लो टू हाई पोटेंशियल पे जाए। और अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, क्लैपिंग करते हैं, विग्रस क्लैपिंग करते हैं, इसीलिए हीट प्रोड्यूस होती है ना, ये हमने पढ़ा है। एक बात बताओ, बैटरी दे रही है एनर्जी किसको, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बैटरी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या दे रही है, एक एनर्जी दे रही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कभी भी ना हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई बैटरी ने क्या किया था, मेहनत करी थी, यानी कि वर्क डन किया था। इसी वर्क डन को हमने बोला एनर्जी। काय में बैटरी ने मदद करी थी, किस चीज में बैटरी ने वर्क डन किया था, इलेक्ट्रॉन्स को लो टू हाई पोटेंशियल लाने पे। यानी कि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड करी। तो जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास गई तो इस एनर्जी का हुआ क्या, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ने जाकर के उसको डिस्ट्रॉय कर दी, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो आखिर फिर इस प्रोवाइडेड एनर्जी का हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन्स जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ये वही हीट है, ये वही एनर्जी है जो कि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को दे रही थी। यानी कि इलेक्ट्रॉन ने किया क्या, बैटरी से एनर्जी ली और उसी एनर्जी को हीट के फॉर्म में लिबरेट कर दिया। तो हम बोलते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो गई। कब, जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स कोलॉइड करते हैं, टकराते हैं, विग्रस क्लैपिंग करते हैं। ठीक, आई बात आपको समझ में। क्या थी पूरी कहानी, कंडक्टर था, उसके अक्रॉस मैंने एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, पोटेंशियल सेट हो गया, एक एंड पे 10 वोल्ट, दूसरे एंड पे 0 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही पता चला कि अरे वाह पोटेंशियल आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, फटाफट से भागने लगे। वो कहाँ, लो टू हाई पोटेंशियल। लेकिन लो टू हाई पोटेंशियल में ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले जाएंगे, किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। कौन मेहनत करेगा, जो होगा उस सर्किट के अंदर। कौन था सर्किट के अंदर, सेल या बैटरी था। तो बैटरी ने क्या करा, वर्क डन किया इलेक्ट्रॉन को लो टू हाई पोटेंशियल लेके जाने में। ठीक है, इस वर्क डन को 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, कितना होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी। वर्क डन का फॉर्मूला हमने कहां से निकाला, पोटेंशियल के फॉर्मूले से निकाल लिया। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का कितना फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब क्या हुआ कि जो हीट प्रोवाइड कर रहा था बैटरी ने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी प्रोवाइड करी, सॉरी, ठीक है, बैटरी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करी। अब इस एनर्जी का कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना, क्योंकि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि बैटरी ने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन्स को तो एनर्जी ने जाकर के उसको अब्सॉर्ब कर ली या फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आखिर ये इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन से जो हीट प्रोड्यूस कर रहे थे, वो हीट आई कहां से थी, ये हीट तो भैया वही एनर्जी थी जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कौन दे रहा था, बैटरी दे रही थी। ठीक है, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी और यही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं, जो एनर्जी उनको मिल रही है ना बैटरी से, उसी को वो कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में। ये चीज आपको समझ में आई। यानी कि ये जो एनर्जी है किसके बराबर है भाई, हीट के बराबर है। किसके बराबर है, हीट के बराबर है। एनर्जी कितनी निकाली थी हमने, V बाय क्यू, V इंटू क्यू। तो यहाँ पे इसको मैं रब कर देती हूँ। एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, वर्क डन इज इक्वल टू कितना था, एनर्जी कितनी थी भाई, V इंटू क्यू। ठीक है, और ये किसके बराबर थी, हीट के बराबर थी, है ना। अब क्या करते हैं, हीट इज इक्वल टू V इंटू क्यू आया।
V का फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, अभी बताओ। V इज इक्वल टू आई आर, इतने दिनों से हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कर देते हैं, V की जगह लिख देते हैं I इंटू आर। और ये क्या है Q, Q किसके फॉर्मूले में आता है, करंट के फॉर्मूले में आता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I अपॉन I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये हो गया क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये हमें डिराइव करना था, इतना डेरिवेशन आता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्या हुआ, बैटरी ने वर्क डन किया था, उस वर्क डन को हमने क्या बोला, V इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। 9th में पढ़ा था कि वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। यानी कि बैटरी ने क्या करा है, बैटरी ने इलेक्ट्रॉन्स को क्या दी है, एनर्जी दी है। अब एनर्जी को डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकते ना, बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इसी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, हीट में। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कौन सी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एनर्जी उनको मिल रही है ना, उसी को वो कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो इसलिए हमने बोल दिया कि एनर्जी किसके बराबर हो गई, एनर्जी बराबर हो गई हीट के। एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाया हमने, V इंटू क्यू। तो हीट किसके बराबर हो गया, V इंटू क्यू के बराबर। V की जगह हमने क्या लिख दिया, आई आर लिख दिया, करंट इंटू रेजिस्टेंस। और Q की जगह हमने क्या लिख दिया, करंट इंटू टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यानी कि हीट किसके बराबर हो गई, इस पूरे टर्म के बराबर हो गई। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब एक काम करो, इसका डेरिवेशन जो है आप इसे कॉपी कर लो, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, मैं हो जाती हूँ मतलब ये रहा इसका पूरा डेरिवेशन, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता क्या है कि भाई हीट जो प्रोड्यूस होती है रेजिस्टर में, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस फॉर अ गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टर। यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने हमसे क्या बोला था कि जो हीट प्रोड्यूस होती है ना रेजिस्टर में, वो 3 चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पहला क्या है, जो करंट आपने प्रोवाइड किया रेजिस्टर को, उसके स्क्वायर के बराबर होती है या उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि गिवन करंट के लिए जो रेजिस्टेंस आया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तीसरी चीज, जो जिस टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है उस रेजिस्टर में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। बस, तो इसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक्चुअली हमने अभी तक बस डेरिवेशन देखा है, अभी और कुछ चीजें हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में पढ़नी है। इसका हमें इसके ऊपर बेस्ड हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने हैं सॉल्व। तो इस सेशन के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जहां पे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.